Assalamualaikum. I'm Dr. Veda Sabi and welcome to my extensive FCPS Part 2 preparatory course. FCPS Part 2 Anesthesiology preparatory course. अच्छा इस कोर्स के लिए I'll be your mentor, I'll be your guide. So इसमें हमारा कोर्स का पैटर्न ये होगा कि इसमें हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो कि आप लोगों को अवेलेबल होंगे इन FCPS 2 के जितना भी इंक्लूडेड कोर्स है सब पे डिटेल लेक्चर्स होंगे। उसमें डिफरेंट सोर्सेज से जो ऑथेंटिक सोर्सेज टेक्स्ट बुक सोर्सेज हैं उनसे इंक्लूडेड मटेरियल होगा वो जो कि आपको लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ जो भी उसकी अप्लाइड फिज़िक्स फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी जो भी होगी उसके साथ डिटेल में मैंने सारा कोर्स वो कंटेंट आप लोगों को टीच किया होगा। उसके अलावा कोर्स में इंक्लूडेड है जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप लोग इंक्लूडेड होंगे। उसमें आप लोगों को उस कंटेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पिछले वीक में जो भी हमने टॉपिक गो थ्रू किया होगा उससे रिलेटेड जो भी MCQs क्वेश्चंस वाइवा टॉक्स जो भी हमें मिल सकेगा हम उसको गो थ्रू करेंगे ताकि हमें रिसेंटली हमने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो हम इसको रीइंफोर्स कर लें हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाए। हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे ऑल दैट। उसके अलावा आप लोगों को ये PDF के फॉर्म में भी ये लेक्चर्स अवेलेबल होंगे ताकि आप लोगों को जब भी दोबारा से अगर आप लोगों को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत हो तो आप लोग कर सकें। अच्छा सबसे पहले हम FCPS Part 2 के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ़ यू वुड हैव कंप्लीटेड योर 4 years ऑफ रेजिडेंसी। IMM क्लियर किया होगा, ठीक है, आर्टिकल्स लिखे होंगे, देन यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन FCPS 2 एग्ज़ाम। तो FCPS 2 एग्ज़ाम के भी 2 कंटेंट्स होते हैं, उसमें थ्योरी होता है एंड देन क्लिनिकल एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले थ्योरी एग्ज़ाम जो होता है उसका पैटर्न वैसा ही होता है जैसे कि IMM के थ्योरी एग्ज़ाम का होता है। उसमें पेपर 1 होता है जिसमें 100 सिंगल बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 होता है जिसमें उसमें भी 100 सिंगल बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इसमें और सारा एनेस्थीसिया का जितना भी सिलेबस होता है सारा का सारा इंक्लूडेड होता है। सिंगल बेस्ट क्वेश्चन होते हैं दैट मीन्स के मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट बट वी हैव टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जो भी हमारा स्टेम और लीड इन के कॉन्टेक्स्ट में जो भी बेस्ट ऑप्शन होती है हमने वो करनी होती है। इसमें हमारा परसेंटाइल बेसिस होती है मार्किंग की और 75 परसेंटाइल होता है मेरे ख्याल में, उसके ऊपर आपने लेने होते हैं। देन यू विल बी एलिजिबल फॉर क्लिनिकल एग्ज़ाम। अब क्लिनिकल एग्ज़ाम के इसमें 3 पार्ट्स होते हैं पार्ट 2 में। IMM से फ़र्क यही है कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है टोक्स। टोक्स का पैटर्न वही होता है जो कि IMM का है। 12 to 15 स्टेशन होते हैं, 6 मिनट्स ईच, 1 मिनट टू मूव बिटवीन। और सारे जो होते हैं आपके स्टेशंस अब वो सारे के सारे इंटरैक्टिव होते हैं, यानी एग्ज़ामिनर बैठा होता है वो आपसे क्वेश्चन करता है, उसके पास की होती है वो आपसे क्वेश्चन आंसर करता है। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के स्टेशन होते हैं उसमें वो एग्ज़ामिनर आपसे कोई स्पेसिफिक स्किल परफॉर्म करने को कहता है या पूछता है। इस द अल्ट्रासाउंड अगर अल्ट्रासाउंड वाले हों तो अल्ट्रासाउंड में करके स्पेसिफिक नर्व स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने को कहते हैं। और इसके अलावा जो आपकी रेडियोलॉजी है उसकी इंटरप्रिटेशन की और ये सारे जो हैं एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, उसी से होता है। काउंसलिंग वाले स्टेशन भी सारे, असेसमेंट भी। तो इसमें आपके जो फोकस कर रहा होता है बेसिक साइंस और उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ क्लिनिकल एनेस्थीसियोलॉजी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मेडिसिन। अच्छा ये मेजर फ़र्क है IMM और पार्ट 2 का। IMM भी में भी एक आध आ सकता है बट वेरी माइनर पार्ट क्रिटिकल केयर मेडिसिन। बट पार्ट 2 के एग्ज़ाम की बैकबोन होती है क्रिटिकल केयर एंड पेन मेडिसिन। इसमें टोक्स में भी और स्पेशली जो आपके शॉर्ट केसेस होते हैं इसमें एक पूरा टेबल वाइवा आपका खाली क्रिटिकल केयर पे होता है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन पार्ट 2 एग्ज़ाम। उसके अलावा एम्फेसिस आपका जिस तरह उसमें क्या कहते हैं IMM में आपकी फाउंडेशनल नॉलेज पे था,
पार्ट 2 के एग्ज़ाम में आपकी अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज पे होता है, बिकॉज दे आर लुकिंग to make a consultant, so they want to know how is your applied clinical reasoning. उसके अलावा टोक्स आपके हो गए, टोक्स भी आपने क्लियर कर लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका क्लिनिकल एग्ज़ाम का कंपोनेंट आ जाता है लॉन्ग केस एंड शॉर्ट केसेस, जिसको वाइवा वर्सेस भी कह देते हैं। लॉन्ग केस में आपको एक पूरा बीच में डिफरेंट पैटर्न्स चेंज करता है CBSP, बीच में सिमुलेटेड पेशेंट, स्टैंडर्ड पेशेंट भी लाया था, लेकिन अब दोबारा से जो है रियल पेशेंट्स होते हैं आपके, जिनसे आपने जिस पे पूरा एक आपका जो टॉपिक होता है वो A to Z डिस्कस होता है। आपने उस पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, उसका एग्जामिनेशन करना होता है, उसके बाद जो भी आपने असेसमेंट करनी होती है आप करते हैं। लेबॉर्ट्री असेसमेंट आपने पूछनी होती है, रेडियोलॉजिकल असेसमेंट पूछनी होती है, वो सारा आप लेते हैं। उसके बाद फिर आपके 2 एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, दोनों के पास हाफ हाफ कोर्स डिवाइडेड होता है। सबसे पहला एग्जामिनर होता है, वो सबसे पहले स्टार्ट करता है आपकी हिस्ट्री की समरी, जो भी आपने असेसमेंट की होती है उसकी समरी से, और उसके बाद फिर वो जाता है उस डिज़ीज़ जो भी आपका डायग्नोसिस बनता है उसकी डिज़ीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, प्री ऑप असेसमेंट एंड इंटर ऑप असेसमेंट तक। इंटर ऑप असेसमेंट यूजली पहले वाले, अगर ज़्यादा लंबा एक्सटेंसिव कोर्स हो तो इंटर ऑप असेसमेंट सेकंड एग्जामिनर के पास भी चला जाता है। उसके बाद फिर सेकंड एग्जामिनर जो होता है वो आपका इंटर ऑप असेसमेंट, पोस्ट ऑप असेसमेंट या ICU मैनेजमेंट जो भी, अगर ICU मैनेजमेंट उसकी हो तो वो सारा आपसे पूछता है। इसमें आपको A to Z सारा असेस कर रहे होते हैं, आपके पेशेंट से इंटरेक्शन कैसी है, आप उसे कैसे किस किस्म के क्वेश्चन करें, कैसे आप उसे क्लिनिकल रीजनिंग आपकी क्या है, डिफरेंट लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन मांगने की वगैरह, सारी मैनेजमेंट प्लान आपने कैसे किया है, सारा कुछ वो A to Z आपको सारा असेस कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल में होता है, यूजुअली 1 आवर का, 1 आवर का होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका A to Z सारा एक टॉपिक डिस्कस हो जाता है। उसके बाद जो आपके शॉर्ट केसेस होते हैं उनमें 2 टेबल वाइवास होते हैं, दोनों टेबल वाइवास पे 2 आपके एग्जामिनर होते हैं, और हर एग्जामिनर के पास 3 to 4 केसेस होते हैं जो कि वो आपसे पूछता है। 25 मिनट्स के होते हैं, ठीक है, लिमिटेड टाइम होता है आपके पास। तो रैपिड फायर यूजुअली क्वेश्चनिंग होती है, उसकी आंसरिंग होती है, उसमें भी एक जो मिनी केस होता है वो सारा का सारा डिस्कस होता है। हाँ, इस वाले टेबल वाइवा में क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि यूजुअली एक टेबल वाइवा पे एक एग्जामिनर के पास टोटली होता ही क्रिटिकल केयर का, वो आपसे सारा उसका पूछता है, ठीक है। तो इट्स वेरी एक्सटेंसिव हो जाता है कोर्सेज। उसमें देखें ना, अगर 4 अगर दोनों के पास भी हुए, एक के पास भी, तो टोटल आपके 12 to 16 आपके केसेस डिस्कस हो जाते, क्वेश्चंस आपसे, केसेस आपसे क्वेश्चनिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आपके जो टॉपिक्स होते हैं यूजुअली मशीन्स, मॉनिटरिंग, ड्रग्स, मेडिकल गैसेस, A to Z सारे के सारे आपसे पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, इसमें टोक्स और में जो आपका एक प्रीवियस एग्ज़ाम से एक और जो चीज़ चेंज हुई है, दैट इज़ अबाउट योर सिनॉप्सिस एंड इन पार्ट 2 अबाउट योर आर्टिकल्स। IMM में एक स्टेशन ऐसा होता है जो कि आपको जो सिनॉप्सिस आपने आर्टिकल, अब क्योंकि आर्टिकल लिखने CPSP ने कर दिया, तो आपके आर्टिकल के बारे में सारी क्वेश्चनिंग वो करते हैं, रीजनिंग पूछते हैं, सारा वो कि आपको अपने जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में कितनी नॉलेज है, क्या है। और जो पार्ट 2 के उसमें है, उसमें आपसे आर्टिकल के बारे में, आपने जो आर्टिकल लिखा है, पब्लिश कराया है, उसके बारे में फिर क्वेश्चनिंग होती है उसके साथ उसमें। तो एक ये चीज़ भी और ऐड ऑन हो गई है। इसमें आपकी ओवरऑल सारी कम्युनिकेशन, कॉन्शियसनेस, डेप्थ ऑफ नॉलेज, एथिकल जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर प्रेशर, ये सब कुछ आपका हो जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ कंसल्टेंट, सो दे हैव टू लुक फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा हमारा इतना लंबा चौड़ा एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया, तो अब हमने इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए हमने प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या अपनानी है। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ लॉग बुक मेंटेनेंस। लॉग बुक को हम बड़ा सिंपल लेते हैं, इजी लेते हैं, बस कुछ प्री टाइप्ड सेंटेंसेस हम टाइप करके उसमें हम उसको ख़त्म कर लेते हैं। अगर हम उसको थॉरली लेके चलें
तो इट कैन हेल्प अस अ लॉट अबाउट प्रिपेयरिंग आवर टॉपिक. लाइक आपने एक टॉपिक प्रिपेयर किया, आपने एक ब्लॉग पे, जैसा थायराइड का ही लेना. अब उस टॉपिक आपने एक थायराइड का पेशेंट कराया, थायराइडेक्टमी उसकी हो रही है, उसको A to Z अगर हम पढ़ लें और लॉग बुक उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करें कि आपने उस पर क्या किया, सब कुछ कैसे आपने डॉक्यूमेंट किया, क्या किया, मैनेजमेंट क्या की, उसमें कॉम्प्लिकेशंस अगर कोई हुई तो उसको आपने कैसे मैनेज किया, क्या आपने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यूज़ की, क्या आपने प्रोसीजरल मैनेजमेंट यूज़ की, तो हमारा एक टॉपिक बहुत आराम से उसमें कवर हो जाता है. हम इजीली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. उसके अलावा टॉक्स की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, हम इसमें सिमुलेशंस यूज़ कर सकते हैं. आजकल यूट्यूब पे माशाल्लाह इतना ज़्यादा सिमुलेटेड या वैसे केस डिस्कशंस और प्रैक्टिकल डिस्कशंस मौजूद हैं कि हम बहुत इजीली, अगर हमारे सेटअप में वो चीज़ मौजूद नहीं भी है, क्योंकि हम सारे तो टर्शियरी केयर में नहीं काम कर रहे होते, बहुत सारे लोग प्राइमरी केयर या कोई स्पेसिफाइड स्पेशलिटी केयर में भी काम कर रहे होते, जिस तरह कार्डियोथोरेसिक हो गया या वो, तो उनके लिए बाकी चीज़ें देखना, उसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो दिस इंटरनेट, यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स. पीयर प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, हम आपस में डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लोग आपस में मिल के एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग, प्रैक्टिस शेयरिंग कर सकते हैं, जो कि हमें ओवरऑल सबको हेल्प आउट करता है. उसके अलावा वर्कशॉप्स लाइक स्टेशंस ऐसे भी होते हैं, मशीन चेक, वेंटिलेटर सेटअप, क्राइसिस मैनेजमेंट, तो इसमें हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो मॉक एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं. आई माई सेल्फ फाउंड दैम सो हेल्पफुल, क्योंकि एक जो आपके ऊपर जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, एक अननोन के तलवार लटक रही होती है कि कैसा होगा, क्या होगा, एटलीस्ट वो तो निकल जाता है. जो आपके एग्ज़ाम वाली एंग्जाइटी होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है. तो इट हेल्प्स अ लॉट. उसमें मॉक वाइवास भी लेते हैं यूजुअली. इंस्टीट्यूट यही करती हैं कि जो CPSP में रेगुलर एग्ज़ामिनर होते हैं उन्हीं को बुलाते हैं, ताकि उनसे भी ना एक आपके वो डर के एग्ज़ामिनर बहुत स्ट्रिक्ट होगा या क्या होगा, वो निकल जाता है. दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर दैट. उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट आप इस तरह कर सकते हैं कि आप, जैसे आप मिनी CX और डॉप्स भी इंक्लूडेड है, तो उसमें आप एक टाइम मैनेजमेंट वाला आंसर भी शामिल कर लें, क्योंकि आपको पता है जो टॉक्स हैं उसमें हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम है, 6 मिनट्स हैं. तो अगर आप एक अनफेमिलियर चीज़ को फर्स्ट या सेकेंड टाइम करने लगेंगे तो इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम. तो अगर आप प्रैक्टिस सेशन में ही अगर आप में ऐसा करें कि हम टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने आप को टाइम करें, तो हमारी उससे परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है. एंड अगेन क्लिनिकल एक्सपोजर, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन OT, ICU एंड पेन क्लिनिक रोटेशन, ताकि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो बिल्टअप हो. बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती, रोटेशंस का भी उसमें बड़ा रोल होता है. आप रोटेशंस कर लें दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो उसके वहाँ. तो ये हो गया हमारा सारा एग्ज़ाम प्रेप और उसका कि हम कैसे इसको कर सकते हैं. अच्छा, अब इस कोर्स में जो मैंने रिकमेंडेड स्टडी रिसोर्सेज जो ऐड किए हैं, जो कि मेरे सारे लेक्चर जिन पे बेस करेंगे, उसमें ये बुक्स हैं. सबसे पहले होगी स्मिथ एंड एटकिन हेड, टेक्स्ट बुक ऑफ एनेस्थीसिया. इसको इंक्लूड करने का मेरा मकसद ये है कि ये मैंने ख़ुद पढ़ी हुई है सारी, एंड इट इज़ अ वेरी ईजी बुक टू फॉलो. इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंटेंट इंक्लूडेड इन आवर CPSP सिलेबस, एंड इट्स फ्लो इज़ सो स्मूथ कि आपको बार बार एक टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ता. उसको रिटेन करने के लिए आप 1 से 2 दफ़ा पढ़ के ही ना उसकी फ़्लो समझ जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं. इट्स अ वेरी गुड बुक. सेकेंड नंबर पे मॉर्गन एंड मिखेल्स क्लिनिकल एनेस्थीसियोलॉजी 8th एडिशन, 7th एडिशन, सॉरी. अच्छा, मॉर्गन का मुझे पता है कि मॉर्गन से बहुत सारे लोगों का लव हेट का रिलेशन होता है. दे डोंट लाइक इट वेरी मच, बट मॉर्गन इज़ नॉट दैट बैड ऑफ अ बुक. मैं मानती हूँ इट्स अ रिव्यू बुक, तो उसमें द फ्लो ऑफ कंटेंट इज़ नॉट दैट गुड. आपको डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट
स्कैटर्ड फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट इट इज़ नॉट दैट अ बुक। इसमें भी ऑलमोस्ट सारा वो कंटेंट अवेलेबल है जो कि आपके CPSP कोर्स में आता है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह इसको इंक्लूड करने की, कि जो मैंने अपने सुपरवाइज़र से भी देखा और मैंने बाकी जो एग्ज़ामिनर्स हैं उनसे भी कहा, दे हैव इंक्लूडेड, because they themselves have read Morgan and Michael, they have included a lot of questions from that. मेरे IIM में तो बाकायदा मॉर्गन की स्टेटमेंट्स से आए थे वो MCQs के बाद में जब मैं खोल के देखा था, मैं गो दिस वाज द स्टेटमेंट, इतना ज़्यादा उसमें से को, तो इसको ना इंक्लूड करने की, ना पढ़ने की मुझे कोई वजह समझ नहीं आती। उसके बाद थर्ड बुक इज़ द बराश इन कलन स्टॉल्टेंग्स क्लिनिकल एनेस्थीसिया। दिस इज़ बेसिकली आवर टेक्स्ट बुक, बट बिकॉज इट इज़ सो ह्यूज, इसमें से मैंने एडिशन तो ज़रूर की है, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू स्टडिंग इट एज अ प्राइमरी बुक, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। सो इसमें से मेरे जो लेक्चर्स होंगे, जो रिटन लेक्चर्स होंगे, उसमें से मैं सारा समराइज़ किया हुआ उसमें इस वाली बुक से इंक्लूडेड होगा। तो अगर आप इस बुक को मिस भी कर देंगे तो यू विल नॉट बी लेफ्ट आउट, ओके। देन the other two books are for equipment and anesthesia workstation. These two books are very good. They are simple, और इसमें से पढ़ के आपको बड़े आराम से एनेस्थीसिया इक्विपमेंट समझ में आता है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा था। मैं IIM में पहले वार्ड्स पढ़ी थी, क्योंकि मेरे सारे सीनियर्स जो सुपरवाइजर्स थे उन्होंने मुझे वार्ड ही सजेस्ट की थी कि वार्ड इज़ द बुक फॉर इक्विपमेंट। बट वार्ड पढ़ के मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया था, कुछ भी नहीं समझ में आया था। उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में और इस तरह नॉलेज डंप के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, कि उसमें से जो की कॉन्सेप्ट हैं आपको रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन आई रेड दिस बुक, Essentials of Equipment in Anesthesia, Critical Care and Perioperative Medicine by Bahal Sheikh. This is such a godsend. It is so good कि इसको पढ़ के पहली दफ़ा मुझे ज़िंदगी में वेपोराइज़र की वर्किंग समझ में आई थी कि कैसे वेपोराइजर्स वर्क करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड बुक। और मेरी जो लेक्चर्स होंगे इनमें जो इक्विपमेंट्स वगैरह से इंक्लूडेड जो कंटेंट होगा वो इन्हीं दो बुक्स होगा। आई हैव नॉट इंक्लूडेड द वर्ड्स बिकॉज मुझे खुद वो नहीं समझ में आती, नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, इंशाल्लाह। लेकिन इन दोनों बुक्स के पढ़ने के बावजूद कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि लेफ़्ट आउट होगी, आपको समझ नहीं आएगी। सब कुछ, सारा कोर्स इंक्लूडेड होगा। उसके बाद क्रिटिकल केयर के लिए जो मैंने बुक, जिसमें से रिसोर्स के तौर पे मैंने यूज़ किया है, वो मरीनोस द ICU बुक। नाउ उसका 5th एडिशन आ गया। आई लव दिस बुक सो मच। इस बुक का फ़्लो, इसके लिखने का स्टाइल, इट्स सो गुड कि क्रिटिकल केयर जैसा डल एंड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लगने लगता है। नॉट दैट इजी, बट एटलीस्ट समझ में आने लगता है। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक। इस ऑथर, उसने इतने प्यार से, इतने दिल से ये सारा कुछ अपना उसमें सारा कंटेंट लिखा है। बट आई नो that this book alone is not sufficient to cover all of the critical care topics. तो इसमें जो उनसे भी deficiencies होंगी वो इंशाल्लाह मैं जो दूसरी, जो इसकी टेक्स्ट बुक है, जो इसकी क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक हैं, लाइक टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिटिकल केयर, ओज मैनुअल, एंड आई थिंक राइलीज एंड आयरवन, मुझे अब उसका सही से नाम नहीं याद, टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिटिकल केयर। इन तीनों बुक से जो भी चीज़ डेफिशिएंट होगी ना, वो सारी मैं इंक्लूड करूँगी अपने क्रिटिकल केयर कंटेंट से, कि कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक अनअर्थड ना रहे, सब कुछ कवर हो इंशाल्लाह। उसके बाद MCQs के लिए MCQ प्रिपरेटरी बुक्स आ जाती हैं। ठीक है, उसमें ये मैंने 10-12 बुक्स इंक्लूड की हैं। ये अगर आप लोगों के पास ये PDF आएगा ना, तो इसमें से क्लिकेबल लिंक्स हैं, तो आप करेंगे तो वो टेक्स्ट बुक MCQ बुक निकल आएगी। ठीक है, तो ये हम सारे IIM के लिए तो लाजमी गो थ्रू करेंगे, लेकिन FCPS के लिए इससे भी ज़्यादा है।
वो भी हम इंशाल्लाह सारी की सारी गो थ्रू करेंगे। बीच में हमारे मॉक्स होंगे, जो हमारी लाइव सेशंस होंगी, उनमें हम सारा का सारा गो थ्रू करेंगे ताकि कुछ भी रहे ना। और जब आप लोग एग्ज़ाम में अपने बैठें इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, सो यू विल बी कॉन्फिडेंट दैट यू इंशाल्लाह क्लियर इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फाइनल टिप्स फॉर सक्सेस मेरी क्या है कि स्टार्ट अर्ली। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बिकॉज दे वर्क सो गुड अंडर प्रेशर कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। आखिर के 2-3 महीने आ जाते हैं तब जाके वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये मेथड चलता भी है, बट अ लॉट ऑफ देम कैन नॉट कोप विद दैट मच स्ट्रेस। सो मेरा सिंसियर एडवाइस यही है कि ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। at least 6 to 7 months before your exam you should start your studies। ठीक है, उसमें आप एटलीस्ट एक कोई टेक्स्ट बुक A to Z सारी की सारी गो थ्रू कर दें कि उसमें से कोई एक टॉपिक ऐसा ना रहे कि आपका रह जाए। ठीक है, उसके बाद लास्ट 2-3 मंथ्स जो रह जाते हैं उसमें खाली रिविजन के लिए छोड़ दें, इट्स ओके, बट एट बिगिन अर्ली, ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। ठीक है, उसके बाद जब आप आपके दूसरा फ़ायदा ये होगा आप स्टार्ट अर्ली करने का कि आप जब इतने अर्ली करेंगे आप डिटेल्स में इजीली ज़रा रिलैक्स होकर आप गो थ्रू कर लेंगे। तो उसमें आप बहुत इजीली अपने जो वीक एरियाज़ हैं ना, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, जो मुश्किल आपको लग रही हैं, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो एंड वाले जो आपके पास 2-3 महीने होंगे ना, देन यू कैन फोकस ऑन योर वीक एरिया वेरी इजीली। तो उसमें आप मॉक एग्ज़ाम्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सिमुलेटेड प्रैक्टिस पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं तो आप आराम से मेरे से एज अ मेंटर वो एरियाज़ अपने डिस्कस कर सकते हैं या उसमें अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ताकि एंड रिज़ल्ट हमारा क्या होगा कि हमारी वीकनेसेस इम्प्रूव हो जाएं। देन थर्ड, स्टे अपडेटेड, बिकॉज एनेस्थीसिया, आई डोंट नो बाकी सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स में भी ऐसा है या नहीं, बट एनेस्थीसिया मैंने देखा है दे आर सो मैनी न्यू इनोवेशन, सो मैनी न्यू गाइडलाइंस कमिंग एवरी ईयर। यानी टेक्स्ट बुक्स तक हमारी ईयरली बेसिस पे या एटलीस्ट 2 ईयरली बेसिस पे हमारी चेंज हो जाती हैं। अब स्मिथ एंड एटकिन हैड अभी 2026 आया भी नहीं है, उसका नया एडिशन आ भी चुका है 2026 का। इसी तरह मॉर्गन जो थी वो पिछले 2 साल में हुई है, अपडेट हुई है, बाराश भी अपडेट हुई है। तो सारी की सारी जो है ना हमारी ईयरली बेसिस पे 2 ईयरली बेसिस पे अपडेट होती रहती है। क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया में इतनी ज़्यादा इनोवेशन होती है, इतनी ज़्यादा गाइडलाइंस आती हैं, न्यू रिसर्चेज होती हैं, तो वो हमारी नॉलेज हमेशा इवॉल्व करती रहती है। तो ऑलवेज स्टे अपडेटेड, जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, ड्रग्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनमें सारे न्यू जो आपकी जो भी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं तो उनको आपको हो। क्योंकि अब इसमें एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आ जाता है, जो मुझे खुद भी मैंने महसूस किया था, कि अब जो हमारे CPS में जो MCQs होते हैं वो तो पुरानी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है उनकी की ऐसे बनी होती है। अब हमें समझ नहीं आता कि हम न्यू गाइडलाइंस को फॉलो करें, उसके हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, या जो पुराने हमें लगता है कि हाँ उस वक्त ये गाइडलाइन ये थी तो उसको करें। तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को, इस क्वेरी को भी हम टैकल करेंगे अपने कोर्स में डिटेल में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेंटल प्रिपेयर्डनेस, स्टेमिना फॉर लॉन्ग एग्जामिनेशन डेज टू स्टेबल। इसमें आपके मॉक्स का, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस का, आपका डॉप्स का, मिनी CX का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कि आप एग्ज़ाम डे के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं, ताकि वो द फेयर ऑफ अननोन जो है ना और एग्जॉशन वो आपका निकल जाए। ठीक है, एंड देन द नेटवर्किंग, ज्वाइन द स्टडी ग्रुप्स, ऑनलाइन फॉर्म्स, peer support and mentorship and resource sharing is very important। होर्डिंग इज़ नेवर गुड। आप जितना दूसरों के साथ शेयर करेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, ठीक है, दूसरे डिस्कस करेंगे, उतना आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और साथ में दूसरे की नॉलेज में भी इजाफा होगा। ठीक है, तो उसमें आप दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा होगा। तो गुड लक विद योर प्रिपरेशन। दिस गाइड इज़ अ रोड मैप। ठीक है, एंड विल ट्राई योर बेस्ट के आई विल ट्राई माई बेस्ट के एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर्ड हों कि आप लोगों को कोई शक व शुबा ना रहे। यू विल बी सो कॉन्फिडेंट इन क्लियरिंग योर एग्ज़ाम इंशाल्लाह।
So please do join me in this course, and best of luck for your exam. Thank you.